गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मैंने वर्णमाला पढ़ाया था, वर्णमाला मैंने आपको व्यंजन के बारे में बतलाया था, थोड़ा खोल भी दिया है मैंने। लेकिन आज मैं जो व्यंजनों के बारे में आगे बढ़ाना चाहता हूँ उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कैरीज आती हैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों की, तो पहले हम उन्हें क्लियर करना चाहेंगे। तो जब तक वो क्लियर नहीं होंगी तब तक हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है। तो जैसे व्यंजन अब खुलेगा, जैसे अपने भेद बताए व्यंजनों के बारे में बताया, कितने वर्ड कहाँ कहाँ होते हैं, तो सबको मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन अब वो जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, केवल उन्हें जानेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें सघोष। नंबर 1 पॉइंट पढ़ेंगे हम, सघोष क्या होता है। और इसका सेकंड नंबर 2 होता है अघोष। ये ध्वनियां होती हैं, सघोष ध्वनियां और अघोष ध्वनि, इन्हें जानना अति आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि जब तक इन्हें नहीं जान पाएंगे तब तक कुछ नहीं जान पाएंगे। नंबर 3 पर हम जानेंगे यहाँ पर अल्प प्राण। नंबर 4 पर जानेंगे हम महाप्राण। यहां तक समझ में आ रहा है आपकी में। और फिर हम जानेंगे नासिक के वर्ड, नासिक के कौन से होते हैं। नंबर 6 पर जानेंगे हम अनुस्वार। नंबर 7 पर जानेंगे हम अनुनासिक। और अंत में हम 8 नंबर पर जानेंगे आज निरनुनासिक कौन से वर्ड होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर 8 पॉइंट्स बताए हैं जो अब इसमें प्रयोग किए जाएंगे। एक चीज और है यहाँ पर, मैं आगे बता दूं आपको। नंबर 9 पर उच्चारण स्थान। ठीक है, यहाँ पर हम 9 जो पॉइंट्स हैं हमारे, उन सबको क्लियर करेंगे आज। बहुत ही कम समय में क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम इससे अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं व्यंजनों में, जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें केवल यही चीजें हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो कि पूछी भी यही जाएंगी। जो मैंने आपको अभी बताया कि उनके भेद क्या होते हैं, तो मैंने खोल के बता दिया, सिंपल है, वो सब लोग हम पढ़ भी लेते हैं। लेकिन अब जानना आवश्यक है कि होती क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सघोष क्या होता है ना। साफ दिख रहा है, स और घोष। घोष माने क्या होता है, नाद, आवाज, और श माने साथ में। यानी इसका जो डेफिनेशन, जो परिभाषा होती है, वो होती है कि जिन वर्डों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं वो तो होते हैं सघोष, और जहां पर स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं वो होते हैं सघोष। सीधी सिंपल परिभाषा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें। अब पूछा जाता है कि स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, ये अघोष सघोष समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ चीजों को तो हमें समझने की आवश्यकता है, कुछ चीजों को रटने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं सीधा एक फॉर्मूला बताऊंगा कि ये वाले सघोष होते हैं, ये वाले अघोष होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो स्वर तंत्रियां जैसे क्या होती हैं, जैसे कि आपने देखा हो हारमोनियम को बजाते हुए सबको देखा है। हारमोनियम में जो आपके जो सामने व्हाइट और ब्लैक कलर के वर्ड होते हैं, वो निशान बने हुए होते हैं वहां पर, तो उन्हें हम बजाते रहते हैं। और उसके पीछे एक उसको प्रेस करने वाला एक पंखा लगा रहता है। जब तक वो पंखा प्रेस नहीं होगा तब तक आपका क्या होगा, तब तक उसमें कोई सुर नहीं निकलेगा। वरना उसमें क्या होगा, जब पियानो के जो वर्ड, जो सिंबल बने हुए होते हैं, उसमें पे पे की आवाज आती रहेगी, तब तक आपकी सारे गामा पा का धुन नहीं निकलेगा। और सारे गामा पा की अगर ध्वनि निकालनी है तो हमें उन सब चीजों का प्रयोग करने का। वैसे ही ये होते हैं, जैसे कि अगर स्वर तंत्रियां कंपन ना करें तो क्या होगा, तो आवाज एक जैसी निकलेगी, हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा गाना गाया जा रहा है। हाँ, अगर उसमें वो चीजें कर्म कर्म कर रही होंगी सब चीजें, तो क्या होने लगेगा, तो सब क्लियर होने लगेगा कि हाँ ये वाली ध्वनियां हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा, वे ध्वनियां जिन्हें बोलते समय स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं उन्हें सघोष कहते हैं, और जिनमें स्वर ध्वनियां कंपन नहीं करती हैं उनमें अघोष कहते हैं। जैसे कि आपके जितने भी स्वर होते हैं उन्हें हम ध्वनियां भी बोलते हैं। ध्वनियों का लिखित रूप होता है आपका, वो होता है आपका वर्ण। तो जो अ ई जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, सबकी ध्वनियां होती हैं। तो जितने भी जो ध्वनियां होती हैं वो तो सघोष हैं, जितने भी स्वर हैं हमारे वो सब सघोष होते हैं। ठीक है, आगे अल्प प्राण और महाप्राण। मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा से थोड़ा सा अलग करना चाहूंगा। अल्प माने होता है कम, और प्राण माने होता है हवा। अरे बॉडी के अंदर सांस है तब तक जान है हमारे अंदर,
और सांस खत्म और हमारे प्राण खत्म। तो प्राण माने होते हैं वायु, तो अल्प माने होता है कम, प्राण माने होते हैं वायु। यानी जिस वर्ड को बोलते समय हमारे मुंह से कम वायु बाहर निकले उसे कहते हैं अल्प प्राण, और जिसे बोलते समय हमारे मुंह से अधिक वायु बाहर निकले उसे कहते हैं महाप्राण। अब कभी कभी होता है कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से वायु ज्यादा निकल रही कहाँ से, तो देखिए एक सिंपल फॉर्मूला भी है इसका। आप अपनी ही कॉपी का एक पेज लें हल्का सा, उसको बीच में से फाड़ लें, पतला सा बना लें और फिर अपने मुंह के सामने रखें उसे, और फिर आराम से बोलें तो आपको पता चल जाएगा। अगर हवा बाहर निकलेगी तो आपका क्या होगा, तो आपके अंदर से जो हवा निकलेगी तो जो आपके सामने जो जो कागज लगा हुआ वो हिल जाएगा, हट जाएगा आपके सामने से, वो हवा नहीं निकलेगी। तो जो आपका जो कागज है वो आपके घर मुंह के सामने रहेगा, तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। वैसे ही मैं समझाऊंगा आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, नासिक के वर्ड में पहले ही बता चुका हूँ, जिनको बोलते समय नाक की ध्वनि लगे। जो मैंने वर्गीय व्यंजन आपको पढ़ाए थे उनका जो अंतिम वर्ड होता है, प्रत्येक व्यंजन का जो अंतिम वर्ड होता है वर्गीय व्यंजनों का, 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं, वो होते हैं आपके य, ण, म। ये जो 5 वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नासिक होते हैं। इनको पांचों को हम क्या कहते हैं, नासिक कहते हैं। कि इनको बोलने के लिए हमें नाक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ऊपर या आधे बनाए जाते हैं हमेशा। आगे पढ़ेंगे अनुनासिक कौन से होते हैं, उनको भी थोड़ा सा खोल लेते हैं आपके सामने। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम सीधी सी, यहाँ तक समझ में आएगा अल्पप्राण महाप्राण, वो मैं आपको डिफाइन करूंगा जब पूरी वीडियो को खोलूंगा। उससे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे नासिक। मैं बता चुका हूँ प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ड होता है वो नासिक होता है। अड़ानामा लास्ट वाला मैं बता चुका हूँ। अब आपका अनुस्वार, यहाँ से हमारी जो परिभाषा है वो शुरू होती है। क्या होती है, अनुस्वार। इसे हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। इसे मैं पूर्ण रूप से आज खोल देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब अनुस्वार का मतलब होता है जिसको बोलते समय, यानी किसी वर्ड को बोलते समय हमें नाक के स्वर की ध्वनि, यानी हमारी जो नाक का प्रयोग हो, वो समझ लीजिए वो होते हैं अनुस्वार। या फिर जिन वर्णों को के ऊपर सिंगल बिंदी लगी होती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। जैसे कि रंग, संग, भंग, संसार, संदेश, जहां पर सिंगल बिंदी लगी हो वो क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। आधे वर्ड भी हो सकते हैं हमारे आपके, वो भी अनुस्वार होते हैं सब। ठीक है, अनुस्वार हमने अभी पढ़ा था जिसमें केवल बिंदी का प्रयोग होता है। अब पढ़ते हैं हम, अगला पॉइंट है आपका जो 7वां नंबर है वो आपका अनुनासिक। अनुनासिक का परिभाषा है वो आप जानेंगे कि जिन वर्णों को बोलने के लिए नाक के साथ साथ मुंह की भी आवश्यकता होती है वो होते हैं अनुनासिक। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आपको अनुस्वार में केवल नाक की आवश्यकता होती है, लेकिन जब अनुनासिक पढ़ते हैं तो उसके नाक के साथ साथ मुंह की भी आवश्यकता होती है। ये भी होता है, उसके बाद इसका चिन्ह भी बदल जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था अनुस्वार के बारे में तो सिंगल बिंदी थी, लेकिन जब अनुनासिक को पढ़ेंगे तो ये बिंदी न होकर के ये चंद्र बिंदी बन जाएगी। समझ में आ गया आपकी में, जहां पर आपको चंद्र बिंदी दिखाई दे समझ लीजिए अनुनासिक है। आपको ये भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं कौन से होते हैं। जहां चंद्र बिंदी दिखाई दे अनुनासिक, जहां चंद्र बिंदी दिखाई दे अनुनासिक। जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं ऊंचा, हंसना, सब दिख रहा होगा आपको। जहां पर चंद्र बिंदी दिखाई दे वो सब वर्ड कैसे होते हैं, अनुनासिक। और जो वैसे होते हैं वो सब अनुस्वार होते हैं, सिंगल बिंदी आएगी अनुस्वार हो जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक आया था 8 नंबर वाला, उस पर कमेंट्स आया था कई सारे बच्चों का कि सर निरनुनासिक क्या होते हैं। तो मैंने पहले वाले वीडियो आपको नहीं बताया था कि निरनुनासिक क्या होते हैं, लेकिन कई बच्चों का कमेंट्स आया था कि जो 8 नंबर वाला जो टॉपिक जो आपको लिखाया है निरनुनासिक, कि सर ये कौन से वर्ड होते हैं, ये हमने आज तक पढ़े ही नहीं है। तो मैं अगले पॉइंटों में बताने वाला था, क्योंकि ये टॉपिक यहीं पर आना था, इसीलिए मैंने इसे रोक रखा था पहले से। नहीं मैं इन चीज़ों को पहले ही खोल सकता था। इनके खोलने का तरीका था कि तरीके से खुल जाए तो समझ में सही आएंगे कि सगोर, अल्पप्राण, महाप्राण, नासिक वर्ड है, अनुस्वार है, अनुनासिक है और निरनुनासिक है। निरनुनासिक को खोलते हैं तो सिंपल है। देखिए अनुनासिक का मतलब जहाँ पर नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता होती है वो निरनुनासिक, और निरनुनासिक का मतलब अनुनासिक, और निरनुनासिक का मतलब है नहीं। निर का मतलब होता है नहीं, और अनुनासिक का मतलब अनुनासिक, जो अनुनासिक
ना हो, ना तो उसमें नाक की आवश्यकता पड़े और ना मुंह की आवश्यकता पड़े। मीन्स है मेरा जो यहाँ पर चंद्र बिंदी लगी वहां पर चंद्र बिंदी ना लगे, कुछ भी आ जाए यहाँ पर, जहां पर चंद्र बिंदी हट जाए समझ लीजिए अनुनासिक हो गए। जहां चंद्र बिंदी लगे वो अनुनासिक, या सिंगल बिंदी लगे वो अनुस्वार, और जहां पर कोई बिंदी ना लगे वो निरनुनासिक। सिंपल है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसे, तो आपको केवल समझने की आवश्यकता है कि जो निरनुनासिक होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है। यानी सिंपल जो वर्ड होते हैं हमारे वर्डमाला में, उनको कोई भी रख दे तो निरनुनासिक है वो। अगर अनुनासिक पूछता है तो चंद्र बिंदी लगा देंगे, और अनुस्वार पूछते हैं तो सिंगल बिंदी वाले को ढूंढ लेंगे। जरूरत ही नहीं है किसी चीज़ को ढूंढने की। यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। चलो मैं इन सब चीज़ों को खुल के बता चुका हूँ आपको, और कुछ चीज़ें और भी मैं बताते चलूँगा आपको जो आने वाले वर्डमाला में आएंगी। चलो व्यंजन को जब हम पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आने वाली हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो बचा है आपका उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान तो पढ़ना अति आवश्यक है। कभी पूछ भी लिया जाता है कि उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण स्थान के बारे में आपको क्लियर रूप से बता दूंगा। सबसे पहले होता है वो होता है कंठ, नंबर 2 पर होता है आपका तालु, नंबर 3 पर होता है आपका ओष्ठ, नंबर 4 पे आपका होता है मूर्धा, नंबर 5 पे होता है आपका दंत्य। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा और दंत्य। अब हमको इसमें क्या पढ़ना है? हमको ये जानना है कि ये उच्चारण स्थान होते हैं तो कहाँ से उच्चरित होते हैं और कैसे हम जाने इन्हें। तो साफ दिख रहा है कंठ से, जो वर्ड कंठ से निकलते हैं उन्हें, मतलब जिनके लिए हमारी जो जीभ होती है वो नो वर्किंग, यानी कोई भी कार्य नहीं करेगी। जैसे क, ख, नो वर्किंग। अब जैसे ही तालु का मतलब होता है कि हमारी जो जीभ है वो हमारे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे टच होगी जाकर के। जैसे च, छ, ज, झ। च का कोई भी उच्चारण स्थान करेंगे तो च को कैसे भी हम उच्चरित करेंगे इसके किसी भी वर्ग के किसी वर्ड को, तो उसमें क्या हुआ? हमारा जो उच्चारण स्थान वो क्या हुआ? तालु हो, क्योंकि हमारे जीभ वो तालु ऊपर वाली चीज को टच करेगी, जो हमारा जो सिंपल हिस्सा होता है वो होता है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है जिसमें हमारे ओष्ठ वर्ग करते हैं। जैसे कि ओष्ठों का प्रयोग होता है, जैसे कि कंठ में आपका वर्ग पूरा कार्य करता है, वैसे ही तालु में आपका पूरा च वर्ग कार्य करता है, वैसे हम ओष्ठ में वाला वो क्या होता है? पवर्ग। जैसे प, फ, ब, यानी हमारे ओष्ठ वर्ग नहीं करेंगे तो तक कोई चीज कार्य नहीं करेगी। इन उच्चारण इन वर्णों को हम उच्चरित कर ही नहीं सकते। और होता है मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है मुड़ना। मूर्धा का मतलब होता है मुड़ना। तो हमारी जीभ किसमें पड़ती है? ट वर्ग में। ट, ठ, यानी हमारे नीचे वाला हिस्सा होता है, ऊपर तालु में ही लगता है, लेकिन उसमें मीड जीभ हमारी क्या हो रही होती है? वो मुड़ रही होती है, राउंड कर रही होती है। टा, ठा, डा, ढ, वो क्या होते हैं? मूर्धा होते हैं। अगला होता है दंत। तो दंत का मतलब क्या होता है? कि जिसमें हमारी जीभ है वो दांतों के बीच में आ जाती है। जैसे त, थ, द, तो पूरा जो ट वर्ग होता है वो क्या होता है? आपका दंत होता है। इसमें क्या हो रहा है? हमारी जीभ है वो कहाँ जा रही है? बिल्कुल जो हमारे दांत है उनके मध्य में फंस रही होती है, और तभी इसका उच्चारण स्थान निकल आता है। तक हम बोलेंगे तो वो बगैर दांतों के प्रयोग के बोला ही नहीं जा सकता है ना। ये जो 5 प्रकार होते हैं वो आपके उच्चारण स्थान के 5 प्रकार होते हैं: कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा और। यहाँ तक ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। मैंने आपको 9 पॉइंट बताए। इन्हीं 9 पॉइंटों के आधार से मैं व्यंजन में जाऊँगा आगे, और अगली हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम इन्हीं चीज़ों को क्लियर करेंगे कि कौन सा सघोष होता है, कौन सा अघोष होता है, कौन सा अल्प प्राण होता है, कौन सा महाप्राण होता है, कौन से नासिक के वर्ड होते हैं, कौन सा अनुस्वार, कौन सा अनुनासिक होता है, और इनके उच्चारण स्थान है वो क्या क्या है। कभी कभी उसमें कुछ चीज़ें अलग भी आएंगी, उनको भी हम बताएंगे। चलो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो एक उच्चारण स्थान से ना बोले जा करके 2-2 उच्चारण स्थानों से उच्चरित होते हैं, उनके बारे में आपको क्लियर करके बताऊंगा। यहाँ तक वीडियो आपकी समझ में आ चुका होगा कंप्लीट रूप से। अगर आपकी समझ में पूरा आ रहा है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है पूर्ण रूप से, तो आप हमारा जो चैनल है द्रोणा ट्यूटर, उसे आप सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको अगली जो वीडियोस हैं उनको पढ़ाते रहें और आपकी जितनी भी यूपीएसआई, कांस्टेबल, आरआरबी या आपकी जो जीडी है, जितने भी आप जिन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी आनी है, वो समझ लीजिए आपकी अब कंप्लीट रूप से पूरी होने जा रही है। आप जैसे ही मुझे पढ़ते चलेंगे आपकी जितनी भी क्वेरी हैं वो सब समाप्त होते चले जाएंगे। अगली वीडियो में आपको मैं व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान है सबूत उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, हम आपकी कमेंट्स का साथ ही साथ जवाब देंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।